हेलो दोस्तों। आज ये अर्थशास्त्र के टेस्ट का दृष्टि वाले का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें 81 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। पहले वाले में 80 प्रश्न कवर किए थे। दूसरे वाले पेपर में का पहला प्रश्न है, डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना किस रूट पर शुरू की गई है? पटना हावड़ा रूट पे, पटना पुणे रूट पे, पटना दीनदयाल उपाध्याय रूट पे, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो डोर टू डोर जो है ना, एक तो पटना और हावड़ा रूट पे स्टार्ट हुई है और दूसरा पटना और पुणे रूट पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, याद रखना, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, एक से अधिक सही है। इसके तहत क्या होगा, पोस्टमैन पार्सल को इस पर दिए गए पते पर पहुंचाएगा या फिर लेने जाएगा। जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट प्रणाली के तहत, याद रखना प्रणाली का नाम क्या है, जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट प्रणाली के तहत पार्सल कारोबारियों को के घर से ही उठाया जाएगा। बुक करने के बाद रेलवे से इसका परिवहन होगा, फिर निर्धारित पते पर पहुंचाया जाएगा। पार्सल को कारोबारियों के घर से उठाने बुकिंग का काम डाक विभाग करेगा, आपको ये भी याद रखना है। फिर पार्सल को रेलवे निर्धारित पते के पास के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा। इसके बाद डाककर्मी स्थानीय रेलवे स्टेशन से पार्सल उठाएंगे और बुक हुए पते तक उसको पहुंचा देंगे। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, भारत के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? 41, 51 या 61, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा 61। देश के पिछड़े 500 प्रखंडों को इसमें चुना गया है, याद रखना है। केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है, आपको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश से 68 हैं, झारखंड से 34 हैं, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से 29 हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रखंडों को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, सही उत्तर सी हो गया। सुभद्रा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इनको सुभद्रा देवी को पद्मश्री दिया गया कला के क्षेत्र में, हमें याद रखना है। ये पुरस्कार जो दिया गया कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन सब में मिलता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण मिलता है। उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा होती है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित बिहार के 3 विभूति हैं, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद। सुभद्रा देवी और कपिल देव को कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री मिला है, याद रखना। आनंद कुमार को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए मिला है। मधुबनी की हैं ये, याद रखना। सुभद्रा देवी मधुबनी की सुभद्रा देवी पेपर मेसी आर्टिस्ट हैं, नाम याद रखना। इनका जो कारोबार है वो भी मतलब ध्यान रखना, व्यवसाय इनका क्या है। ठीक है, उन्होंने इस कला को लोगों तक पहुंचाया। वहीं नालंदा के कपिल देव प्रसाद, ये नालंदा के रहने वाले, 52 बूटी कला को एक पहचान दिलाई है। उनके द्वारा इस कला से निर्मित साड़ियाँ काफ़ी पसंद की जाती हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ साथ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, कीर्ति राज सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी है, पावर लिफ्टिंग या कबड्डी से संबंधित है? तो ये हैं पावर लिफ्टिंग से संबंधित। कीर्ति राज सिंह पटना जिले की कृति राज सिंह न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, याद रखना। बिहार और देश का नाम इन्होंने रोशन किया। 57 किलोग्राम भार के वर्ग के अंतर्गत 3 इवेंट में जीत का परचम लहराया इन्होंने। कृति ने रो, बैंड प्रेस और इक्विप्ड बेंच प्रेस में 1-1 स्वर्ण और होल पावर लिफ्टिंग में 95 किलोग्राम भार उठाकर 4 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया है। इससे पहले जुलाई 22 में हैदराबाद में हुआ था राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने 3 कांस्य पदक भी जीते थे, 2022 में हुआ था। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के किस क्षेत्र को लाभ मिलेगा? तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, शिवहर को, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया को, या पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया को, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा उसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया जिले को इससे फायदा मिलेगा, आपको याद रखना चाहिए। 4 जिले हैं और वो भी सीमांचल की ये 4 जिले हैं। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। अररिया जिले में 69,000 हेक्टेयर, पूर्णिया में 69,000 हेक्टेयर, किशनगंज में 39,000 हेक्टेयर और कटिहार जिले में 35,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाएगी। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे कम है? यह हम बताए भी आपको। इसमें
शिवहर है, गोपालगंज या मधेपुरा? इसमें अगर देखेंगे गोपालगंज का नाम आएगा, याद रखना। दशकीय वृद्धि जनगणना कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, आपको याद रखना चाहिए। किसी विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत का अवलोकन देता है। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है मधेपुरा में 31.12%। न्यूनतम हुई है गोपालगंज में 19.02%। 11 की जनगणना के अनुसार देश की दशकीय वृद्धि विकास रहा है 17.7% का, और 2001 से 11 तक बिहार की दशकीय वृद्धि रही है 25.4% की। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक और सबसे कम? पटना, शिवहर, पटना बेगूसराय, गोपालगंज, मुंगेर। पटना और शिवहर का नाम इसमें आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार एनएसओ ने आंकड़ा निकाला 2022-23 के लिए। भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है 1,72,000। 14-15 में प्रति व्यक्ति आय थी 86,647 रुपया, लगभग 100% की वृद्धि दर्शा रहा है ये। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना और न्यूनतम है शिवहर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो नोट्स पढ़ा है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, डैश और डैश के साथ बिहार राज्य ने आगामी जनगणना में जाति विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ये महाराष्ट्र और उड़ीसा इसमें आएगा। महाराष्ट्र और उड़ीसा के साथ बिहार राज्य ने आगामी जनगणना में जाति विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, बिहार के न्यूनतम तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम और सर्वाधिक, उल्टा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसमें अगर देखेंगे जन्म के समय लिंगानुपात 17 से 19 में 904 से 3 अंक बढ़ा था, 907 हुआ था 18 से 20 में। भारत का लिंगानुपात देखेंगे 1000 पुरुषों पर महिलाएं 2036 में सुधर जाएगा, 952 होगा। 11 में 943 से 11 वाले में। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज का और न्यूनतम है मुंगेर का। मुंगेर और गोपालगंज, न्यूनतम है मुंगेर, अधिकतम है गोपालगंज। सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? शेखपुरा है, शिवहर है, पटना है, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसमें शिवहर आएगा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व है शिवहर का। ठीक है, अगर हम देखें भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 17.7%, याद रखना है। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत दूसरे स्थान पे है और निर्भरता में भी। जनसंख्या घनत्व भारत की बात करें 464 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में कितना है? 1202 है, याद रखना ये भी। ठीक है, भारत में औसत आयु जो है वो है 28.4 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। भारत में 35% जनसंख्या शहरी है। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में शिवहर का 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम कहाँ का है? भभुआ का, कैमूर का 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्पादन का घटक नहीं है? भूमि, श्रम, मानव पूंजी, एक से अधिक? तो इसमें देखिए साफ साफ दिया गया है उत्पादन के घटक होते हैं कौन कौन? भूमि, श्रम, पूंजी सब होते हैं। तो इसमें हम ई वाला ऑप्शन कर देंगे सही। ठीक है, भारत में कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2800 सही नहीं बोला गया है, तो पहला तो गलत हो गया है ना? पहला गलत हो गया है, क्योंकि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरों में है 2100 कैलोरी। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। फिर बात खत्म है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है कटाई के मौसम के बाद, बुआई के मौसम से पहले, कटाई और बुआई के मौसम के बीच में। कब किया जाता है? ये बुआई के मौसम से पहले निर्धारित होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, याद रखना। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है। एमएसपी इसको बोलते हैं, याद रखना।
इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार निर्धारित कर देती है, इसकी घोषणा कर देती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई? ये शुरू हुई है 1940 के दशक में शुरू हुई है और इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल में, बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में। ठीक है, याद रखना। हरित क्रांति से पहले भारी संकट, खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली फिर से शुरू हुई, आपको याद रखना है। यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पहले की बात नहीं हुई है, नॉर्मल पूछा गया राशन प्रणाली कब शुरू हुई, तो ये 1940 के दशक में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष एकीकृत बाल विकास प्रणाली प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई? एकीकृत बाल विकास प्रणाली ये शुरू हुई है 1975 में। ठीक है, क्या है ये? गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम शुरू हुए। एक तो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपको याद रखना चाहिए। दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, जिसको बोलते हैं, 1975 में शुरू हुआ। इसके अलावा एक और है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, FFW, 1977-78 में शुरू हुआ था। आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर का सबसे उपयुक्त वर्णन किया जा सकता है? 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर शिशु मृत्यु दर की गणना होती है। अगर हम बात करें 2023 की बात, तो 2023 में भारत की वर्तमान IMR प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 26.619 मृत्यु है, जो 2022 से 3.89 से कम है। 2022 में ये 27.695 थी, 2021 के 3.74 से कम है। 2021 में ये थी 28.771, तो 2020 के 3.61 से कम है। 2020 में कितनी थी? 1000 पर 29.848 थी, ये 2019 के 3.48 से कम है। तो अगर ऐसे भी एक आंकड़ा आ जाए कि 2019 से लगातार शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी आंकड़ा आ जाए, ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि 2019 के 3.48 के मुकाबले 2023 में या फिर 2022 में ऐसे करके अगर आ जाए ये इतने से कम रहा, तो वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। या फिर 2020 के 29.848 शिशु मृत्यु दर के मुकाबले 2023 में शिशु मृत्यु दर 26.619 रही है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? कब की गई थी भाई? ये हुई थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। PC महालनोबिस की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई थी। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। सांख्य नामक एक जर्नल पत्रिका की इन्होंने शुरुआत भी की थी। आज भी सांख्यिकी विदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच ये बना हुआ है। आज भी ISI सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकी विदों और शास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 56-61 से चली थी। ये महालनोबिस प्लान के नाम से जानी जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, 1991 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने $1 बिलियन का ऋण लिया था। तो कितना लिया था भारत सरकार ने भाई? ये लिया था $7 बिलियन। किससे? IMF से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक चीज और याद रखना, आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने क्या किया था? IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे हम सामान्य रूप से विश्व बैंक कहते हैं, और IMF से संपर्क किया और संकट का प्रबंधन करने के लिए ऋण के रूप में $7 बिलियन प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब अगर इसकी बात करें तो इसमें
365 दिनों के लिए जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल, भारत में ट्रेजरी बिल स्वतंत्रता के बाद से ही चलन में था। 1968 में इसको व्यवस्थित किया गया। इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा 364 दिनों की अवधि तक अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। याद रखना चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 91 दिन के लिए, दूसरा होता है 182 दिन के लिए, और एक होता है 364 दिन के लिए। ठीक है, तो 365 दिन के लिए दिया गया है, तो ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह अधिकतम अवधि कितनी है जिसके लिए कॉल मनी का उपयोग धन उधार लेने के लिए किया जा सकता है? 14 दिन, 28 दिन, 364 दिन। इसका जो सही उत्तर है वो है 14 दिन के लिए। ठीक है, याद रखना, कॉल या नोटिस मनी जिसको बोलते हैं, ये मार्केट को रातों रात उधार लेने वाले बाजार के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इसको याद रखना, रातों रात उधार लेने वाले बाजार के रूप में जानते हैं, मनी एट कॉल। इसका उपयोग संपार्श्विक के साथ या उसके बिना किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस बाजार में उधारकर्ता ऋणदाता दोनों के रूप में भाग लेते हैं, आपको ये भी याद रखना चाहिए। जबकि LIC, GIC, म्यूचुअल फंड, IDBI, नाबार्ड को इस बाजार में केवल ऋणदाता के रूप में काम करने की अनुमति होती है। उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक काम करते हैं, लेकिन ऋणदाता के रूप में LIC है, GIC है, म्यूचुअल फंड, IDBI, नाबार्ड काम करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। रेपो शब्द क्या भाई? रेपो शब्द की बात करेंगे तो रेपो आपका पुनः क्रय की दर होता है। याद रखना, पुनः क्रय की दर का एक लघु रूप होता है। RBI ने दिसंबर रेपो और रिवर्स रेपो, RBI ने क्या किया, दिसंबर 1992 और नवंबर 1996 में 4 वर्षों के दौरान अपनाया था। ठीक है, इतना ही याद रखने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। नहीं, इसकी स्थापना हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी RBI अधिनियम 1934 की शर्तों के अनुपालन में हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखना, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, बाद में बंबई में स्थानांतरित हुई। इसकी स्थापना एक निजी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में की गई थी। RBI को अत्यधिक जटिल चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए कार्य दिए गए हैं। यह काम क्या करता है? भारत में नोटों का निर्गमन, विनियमित करना, मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित निधि रखता है, देश की मौद्रिक ऋण प्रणाली संचालित करने के लिए जिससे देश को लाभ हो वो भी काम करता है, तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा तैयार करता है और विकास के उद्देश्य को बनाए रखते हुए मूल्य स्थिरता भी बनाए रखता है। बाजार स्थिरीकरण योजनाओं का उपयोग किया जाता है। बाजार स्थिरीकरण योजनाओं का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? बाजार से तरलता को कम करने के लिए। ध्यान रखना चाहिए, इसका उपयोग बाजार स्थिरीकरण योजना क्या है? ये मौद्रिक प्रबंधन के लिए इसका उपयोग होता है। 2004 में प्रस्तुत किया गया। दीर्घ पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से कम किया जाता है। ये प्रतिभूतियां सरकार के व्ययों को पूरा करने के लिए जारी नहीं होती हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने 1987 में नई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने पर रोक लगाने की सिफारिश की थी? भंडारी समिति, बसु समिति, केलकर समिति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केलकर समिति। ये समितियां भी पूछी जाती हैं। 87 में जब कुल मिलाकर 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए थे तो केलकर समिति की सिफारिश के बाद नए बैंक खोलना बंद कर दिया गया। सामाजिक बैंकिंग के प्रति अत्यधिक झुकाव, समाज के आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर हिस्सों के समर्थन के कारण 80 के दशक की शुरुआत से ही इन बैंकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, इसी वजह से बैंकों को मजबूती प्रदान करने, उनको पुनर्गठित करने के लिए सरकार ने क्या किया? 1994-95 और 1995-96 में, मतलब 94-95 में भंडारी समिति का गठन हुआ बैंकों को मजबूती देने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए, और 95-96 में बसु समिति का गठन किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 2000 में। IRDA 2000 में बना है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, 2022 में अप्रैल से सितंबर तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
अंतर्वाह की घटती हिस्सेदारी के क्रम में निम्नलिखित देशों का सही क्रम बताना है। इसमें देखिए मॉरिशस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात है पहला ऑप्शन। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस है। तीसरा है सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, सिंगापुर पहले नंबर, दूसरे पर मॉरिशस, तीसरे पर यूएई और चौथे पर यूएसए आता है। अगला प्रश्न है निर्यात, एक चीज और है इसमें देख सकते हैं, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आया था? तो ये आया था सॉफ्टवेयर वाले उसमें ना, सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है उसमें, आपको याद रखना चाहिए भी। निर्यात ऋण गारंटी निगम के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह भारतीय निर्यातकों को ऋण प्रदान कर सहायता करता है। यह निर्यातकों को उनके उत्पादों को होने वाले नुकसान के जोखिम से सुरक्षा देता है। यह निर्यातकों को दिए गए निर्यात ऋण के कारण होने वाले नुकसान से बैंकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर सबसे ज्यादा क्या कौन सा हो जाएगा? देखो पहला वाला, जो भारतीय निर्यातकों को ऋण प्रदान कर सहायता करता है, यह निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करता है और इससे भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। ऋण नहीं देता है, बीमा सेवा देता है, ऋण बीमा सेवा। ठीक है। दूसरा क्या था? यह निर्यातकों को उनके उत्पादों के होने वाले नुकसान के जोखिम से सुरक्षा देता है। तो यह निर्यातकों को ना भुगतान जोखिमों से बचाने के लिए निर्यात खेप पर बीमा कवर देता है। ठीक है, याद रखना। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा आपका सही है, क्योंकि यह निर्यातकों को दिए गए निर्यात ऋण के कारण होने वाले नुकसान से बैंकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर बी हो जाएगा, तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न है विश्व के कई देशों में 2022 में मौद्रिक सख्ती के चक्र का कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति की वापसी हो गई थी। इस वजह से यह समस्या आई थी, मौद्रिक सख्ती का चक्र आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा बीमा बाजार निम्न में से किस देश में है? सबसे बड़ा बीमा बाजार यह है यूएसए में। महामारी के प्रभाव को नियंत्रित करने में विश्व स्तर पर बीमा बाजारों ने उल्लेखनीय अपना अनुकूलता और लचीलापन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमा क्षेत्र की दक्ष क्षमता और प्रदर्शन का आकलन आमतौर पर दो मापदंडों पर होता है, एक बीमा प्रवेश और दूसरा बीमा घनत्व। बीमा प्रवेश क्या होता है? एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के लिए कुल बीमा प्रीमियम का अनुपात होता है। बीमा घनत्व क्या है? आबादी के लिए बीमा प्रीमियम के अनुपात, मतलब प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम से होता है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया, अमेरिका इसमें सबसे आगे है। 2021 का आंकड़ा है कि 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रीमियम के साथ यूएसए विश्व के बीमा बाजार में सबसे अग्रणी है। उसके बाद नंबर आता है चीन का, फिर आता है जापान का। आपको याद भी रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा जीएसटी कार्यान्वयन का बाद का प्रभाव है? क्या होता है इसमें? व्यावसायिक अनुपालन, इसने व्यवसायों को अवस्थिति संवेदनशील बनाया है। इसने राज्यों में वस्तुओं का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद की है। इससे व्यावसायिक अनुपालन की आवश्यकताओं में कमी आई है। देखिए सी वाला इसका सही है, व्यावसायिक अनुपालन आवश्यकताओं में कमी आई है, बात सही है। बी वाला भी सही है, राज्यों में वस्तुओं का मुक्त प्रवाह भी सुनिश्चित हुआ है, दूसरा भी सही है। ठीक है। एक चीज और, पहला वाला जो ये अवस्थिति संवेदनशील बनाया है व्यवसायों को, इसके बारे में अगर बात करें, व्यवसायों के लिए प्रत्येक राज्य हेतु एक अलग वेयर हाउस स्थापित करने की आवश्यकता को इसने क्या किया है? समाप्त किया है। ठीक है। तो ये देखिए बी और सी इसका सही है, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक इसका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि संबंधी पहलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई कोष का संचालन किया जाता है।
दूसरा, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ राष्ट्रीय कृषि बाजार की कार्यान्वयन एजेंसी है। किसान रेल योजना के तहत परिवहन सब्सिडी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है। एक से अधिक सही है या फिर कोई नहीं सही है। अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज ये याद रखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई कोष का संचालन किया जाता है। ठीक है, पहली चीज। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई कोष का संचालन किया जाता है। नहीं, नाबार्ड का नाम सुना होगा। नाबार्ड द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई कोष और जैविक और प्राकृतिक कृषि जैसी नीतियों ने किसानों को संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने, कृषि लागत को कम करने में मदद की है। तो ये काम नाबार्ड करता है भाई। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा किसान उत्पादक संगठनों और राष्ट्रीय कृषि बाजार विस्तार मंच के प्रचार ने किसानों को सशक्त बनाया है। इसका बी वाला सही है। किसान रेल योजना के तहत परिवहन सब्सिडी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है। यह भी तो सही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। सी वाला भी सही है, तो इसका डी सही हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक सही है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सरकारी ई मार्केट प्लेस है क्या? यह विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामान्य उपयोग की आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। यह सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी भी बनाता है, दक्षता, गतिशीलता बनाने का प्रयास करता है। खरीदारों को उत्पाद अनुबंध रद्द करने का विकल्प मिल जाता है यहां से। ठीक है, भले ही विक्रेता द्वारा चालान तैयार किया गया हो, बशर्ते डिलीवरी अवधि से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी हो। एक तो ये हो जाता है। विक्रेता के रूप में पंजीकृत होने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं लगती है, तो इसमें इसका पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ इसे ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब यह अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स दिग्गज कंपनियां भी कर रही हैं। तो इसके कुल कारोबार में आधे से अधिक का योगदान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों का है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ये भी सही है। खरीदारों के पास उत्पाद अनुबंध रद्द करने का विकल्प होता है, ये भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। बात खत्म है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ष 91 के आर्थिक संकट के तुरंत बाद सुधार उपायों के एक भाग के रूप में उठाया गया कदम नहीं था? पूंजीगत वस्तुओं पर आयात लाइसेंस समाप्त कर दिया गया, निजी कंपनियों को दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश दिया गया, लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई। देखो ये तो अपनाए गए हैं, लेकिन इसका दूसरा वाला हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, ये दूसरा वाला ही इसका सही होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला काम नहीं किया गया था, बाकी सब किए गए हैं। बात समझे? चल, अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में सही कथन बताना है। इसे पूरी तरह से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा विकसित किया गया है, पहली चीज। दूसरा है, किसी देश के नवाचार प्रदर्शन की गणना के लिए राजनीतिक वातावरण भी एक संकेतक है। तीसरा है, भारत वर्ष 2022 में पहली बार शीर्ष 30 नवाचारी देशों में शामिल हुआ है। देखो इसका पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। इसका जो सही है वो है बी वाला, मतलब दूसरा सही है। अब इसको जारी कौन करता है? 2007 में पहली बार पेरिस में बिजनेस स्कूल द्वारा बेंच मार्किंग देशों उनकी नवोन्मेषी क्षमताओं के रूप में इसको विकसित किया गया था। अब इसे इंसीड, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और निष्पादित किया जाता है। आपको याद रखना है, इसमें इंसीड भी शामिल है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी शामिल है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी शामिल है। पहली चीज, इस 80 संकेतक इसमें शामिल हैं, आपको याद रखना चाहिए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के राजनीतिक, पर्यावरण, शिक्षा, अवसंरचना, ज्ञान निर्माण उपाय शामिल है। 2022 की जब रिपोर्ट आई तो भारत ने 2007 में
स्थापना के बाद 22 में पहली बार 40 नवोन्मेषी देशों में प्रवेश किया है। 2015 में 81 से इसने सुधार किया भारत ने, और 2022 में ये आ गया 40 पे। लगातार 12वें वर्ष स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, फिर स्वीडन का नंबर आता है, फिर यूके का नंबर आता है, फिर नीदरलैंड आता है। टॉप 5 वाले हैं ये। भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में वियतनाम 48वें को पीछे छोड़ दिया। सबसे नवोन्मेषी नवाचारी राष्ट्र बन गया भारत, और मध्य तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है इस समय भारत। आपको ये भी याद रखना चाहिए। सही उत्तर भी हो गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्न में से कौन वित्त वर्ष 22-23 के दौरान भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि का कारण रहा है? वैश्विक स्तर पर मौद्रिक शक्ति, पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार धीमा हो गया, चीन में आर्थिक मंदी, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। इसका जो धीमी आर्थिक वृद्धि रही है उसके मुख्य कारण क्या क्या है? कोविड को आपने सुना होगा। कोविड आया तो इसने वैश्विक विकास को प्रभावित कर दिया। रूस यूक्रेन संघर्ष ने क्या किया? वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर दी, मौजूदा मुद्रास्फीति पर दबाव डाल दिया। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सख्ती की जा रही, जिससे विकास दर और कमजोर हुई। अभी तो मौद्रिक सख्ती तो एक सही हो गया। इसमें से मौद्रिक सख्ती ने पूंजी प्रवाह को अमेरिकी बाजारों में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया भी है। याद रखना, इसने सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि की है। ध्यान रखना, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अधिकांश मुद्राओं का मूल्य ह्रास हुआ है। डी वाला भी सही हो गया। पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार की गति धीमी हुई है, ये भी सही हो गया। चीन में आर्थिक मंदी हुई, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की वैश्विक मांग में गिरावट आई है। ठीक है, तो चीन में आर्थिक मंदी आई, तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सही उत्तर ई हो जाएगा, एक से अधिक सही है। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गैर वित्तीय क्षेत्र में उनके मूल ऋण के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले इन्होंने दिया है जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो भारत जो है ना, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला सही होगा। जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर जर्मनी है, फिर ब्राज़ील है, फिर भारत है, फिर दक्षिण अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य के वनों में सबसे अधिक कार्बन भंडार है? इसका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये होता क्या है? कार्बन की वो मात्रा जो वायुमंडल से पृथक की जाती है, बायोमास, डेडवुड, मिट्टी, वन के कूड़े में संग्रहित होती है। एक मजबूत वन पारिस्थितिकी तंत्र ही कार्बन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसका मूल्यांकन कौन करता है? FSI करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। पहली बार 2004 में इसका मूल्यांकन हुआ था। उसके बाद 2011 से द्विवार्षिक मूल्यांकन चल रहा है। 2021 का अनुमान है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का अनुमान है कि वनों का कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होगा। ये आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है, जो पिछले मूल्यांकन की तुलना में 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक से अधिक है। सॉरी, इतना अधिक है। मतलब यह है कि वन और वृक्षों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन 30.1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होने के लिए परिवर्तित होता है। भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे पर मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रति हेक्टेयर वन कार्बन स्टॉक इंगित करता है कि जम्मू कश्मीर अधिकतम प्रति हेक्टेयर, याद रखना, अधिकतम प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक में योगदान दे रहा है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का नंबर,
फिर आता है सिक्किम का नंबर, फिर आता है अंडमान निकोबार का नंबर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। कुल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अंडमान निकोबार है। याद रखना इसको, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्न में से किन नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? गोदावरी, गंगा, यमुना। इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है भाई? इसमें शामिल है गोदावरी। कब शुरू हुआ? 1985 में गंगा एक्शन प्लान, नदी प्रदूषण निवारण कार्यक्रम शुरू हुआ। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना और गोमती के प्रदूषण निवारण के लिए 93 में दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। एनसीआरपी के तत्वावधान में 1995 में देश की अन्य प्रमुख नदियों को भी इसमें शामिल किया गया। 96 में गैप सेकंड को एनआरसीपी में जोड़ दिया गया। देश में नदी सफाई की सभी परियोजनाओं को एनआरसीपी की एक व्यापक योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। एनआरसीपी बार बार बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, ठीक है, याद रखना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ओके, याद रखना इस चीज। इसमें अगर देखें एनआरसीपी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, तो देखो गोदावरी तो हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके अलावा अडयार है, ब्यास है, भद्रा है, ब्राह्मणी है, कावेरी है, कूम है, देविका है, दीफू, धनसिरी है, घग्गर है, गोदावरी है, नर्मदा, पेन्नार, पंपा, पंपा या पंबा जिसको बोलते हैं, पंचगंगा भी है, रानीचू है, साबरमती है, सतलुज है, सुवर्णरेखा है, ताप्ती है, तापी है। ये 26 नदियां हैं टोटल, ठीक है। कृष्णा, महानदी, मंडोवी, मिंढोला, मुलादमुथा, मूसी, तवी, तुंगा, तुंगभद्रा, ताम्रबरनी, वैगई, वेन्नार, ये टोटल 32 नदियां हैं, ठीक है। सॉरी, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। बाकी गंगा यमुना इसमें शामिल नहीं है, आपको याद रखना चाहिए, पहले ही ये काम हो चुका उनका। निम्न में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर सकते हैं? कौन वृद्धि करेंगे? खर्चा वर्चा बढ़ेगा तभी वृद्धि होगा। पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में उपाय किए गए। एक तो उपाय है पूंजीगत व्यय या फिर कैपेक्स बजट। सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि होनी चाहिए ताकि सरकारों की व्यय करने की क्षमता बढ़ जाए। दूसरा है बजट राजकोषीय घाटे के अंतर्गत कैपेक्स बजट का पूरा व्यय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह को अधिकतम किया जाना चाहिए, ये भी याद रखना। तीसरा है निजी क्षेत्र के निवेश को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो निजी क्षेत्र निवेश वृद्धि, प्रत्यक्ष कर संग्रह वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि इसमें शामिल नहीं होगी। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, सार्वजनिक भी शामिल है, ठीक है, याद रखना। इसमें तीनों आ जाएंगे सही, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन सी कार्रवाई प्रभावी सिद्ध होती है? कौन कौन सी सिद्ध होगी? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में कटौती की जाए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए और रेपो दर में वृद्धि कर दी जाए। इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया है तो आपको याद रखना चाहिए। तो तीनों के तीनों उपाय जो है कारगर होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव को डैश का आधार तैयार करने हेतु अपनाया गया था। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, कौन सी योजना में ये अपनाया गया था भाई? ये अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि महालनोबिस प्लान है और दूसरे में ही उद्योग क्षेत्रों का विकास हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। समाज के समाजवादी प्रारूप को आधार तैयार करने का प्रयास किया था, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है? लघु उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, भारी उद्योग। इसमें लघु उद्योग को करवे समिति के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लघु उद्योगों के उपयोग की संभावनाओं पर ध्यान दिया गया, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारत में महारत्न कंपनियां हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम,
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। कौन सा है इसमें? देखिए, महारत्न कंपनी कौन कौन सी है, आपको ऐसे नॉर्मल पहले पता हो जाए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, ऐसे नॉर्मल से देखो, भेल, सेल, गेल, ओएनजीसी, ऑयल, सीआईएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, वही सेल जिसको बोले थे। तो इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड है क्या? ऑयल इंडिया लिमिटेड इसमें कहीं नाम नहीं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हटा देंगे। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तो है ही है ना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, सॉरी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं है कोई। ओके, तो ये सारी कंपनियां कौन सी हैं? ये महारत्न कंपनियां हैं। दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना, किसको वर्गीकृत किया जाएगा महारत्न के रूप में? उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा जो कंपनियां भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगी और पिछले 3 वर्षों के दौरान इनका औसत वार्षिक कारोबार होगा 25,000 करोड़ से अधिक। पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति होगी 15,000 करोड़ से अधिक और उसी अवधि के दौरान औसत शुद्ध लाभ होगा 5,000 करोड़ से अधिक। ये इसकी शर्तें भी हैं। अगला प्रश्न है, वाशिंगटन सहमति पद का तात्पर्य क्या है? वाशिंगटन सहमति ये क्या है? ये पढ़े हैं करंट अफेयर में भी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र के वित्त विभाग मतलब अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक संकट का सामना कर रहे विकासशील देशों को सुझाया गया है एक सुधार नीति पैकेज का सेट है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, सही उत्तर डी हो जाएगा। बात खत्म। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर बताना है। सही ही बताना। हाँ, पहला है प्राथमिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों को रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। बीमा बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। पहला रेड कॉलर वर्कर क्या होते हैं, हमें ये देखना है। प्राथमिक गतिविधियों में जो काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर। ठीक है, क्योंकि उनके जो काम की प्रकृति होती है वो बाहरी प्रकृति होती है, इसलिए बोला जाता है। अब प्रथम में, द्वितीयक में, तृतीयक में क्या क्या आता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया है आपको पहले ही। अब एक हमने चौथा क्षेत्र भी बता रखा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों सही है ना, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। बात खत्म है। 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई नाबार्ड की सांविधिक निकाय के रूप में, संवैधानिक निकाय के रूप में, गैर वैधानिक निकाय के रूप में, एक कोई नहीं या फिर एक से अधिक। किस रूप में किया गया था? सांविधिक निकाय के रूप में। इसकी स्थापना 1982 में हुई राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 81 के द्वारा, मतलब एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय है ये। ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय होता है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 31 है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें। संवैधानिक निकाय होते क्या हैं? ऐसे संस्थान जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, संवैधानिक होते हैं वो। संघ लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। गैर वैधानिक कौन होते हैं? जो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून द्वारा स्थापित नहीं है, जैसे नीति आयोग। ये क्या है? गैर वैधानिक है। तो नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक भी है, गैर वैधानिक भी है। इसका गठन हुआ था कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। भारत में प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या है? प्राथमिक घाटा का मतलब होता है राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर।
मतलब राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को जब घटा दिया जाएगा तो हमको प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। एक होता प्रभावी राजस्व घाटा, भी देख लो। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा में से जब पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान माइनस कर दिया जाता है तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? रुपए की विनिमय दर को स्थिर करता है। सही बात है। यह वित्तीय व्यवस्था का नियामक और पर्यवेक्षक होता है। यह भी सही है। तीसरा है, यह सभी प्रकार के करेंसी नोट सिक्के जारी करता है जो भारत में प्रचलन में है। सभी प्रकार के करेंसी नोट और सिक्के नहीं, याद रखना, क्योंकि 1 रुपया जो होता है उसको जारी करने का काम, 1 रुपये का मुद्रा और 1 रुपये का सिक्का नोट जो होता है ये जारी करता है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब वित्त मंत्रालय जारी करता है इसको। ठीक है। तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर उसका बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसका काम क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जारी मुद्रा सिक्कों के लिए वितरण एजेंट है, सरकार का बैंकर है, बैंकों का भी बैंक है, अर्थव्यवस्था के लिए ऋण मौद्रिक नीति की घोषणा करता है, मुद्रास्फीति की दर को स्थिर रखना लक्षित करना काम है, रुपए की विनिमय दर को स्थिर करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, IMF में भारत सरकार का एजेंट है, विभिन्न प्रकार के विकासात्मक प्रचारात्मक कार्य करते हुए जिसके अंतर्गत IDBI, SIDBI, नाबार्ड, NHB जैसे संस्थानों की स्थापना भी शामिल होती है। ये वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक भी होता है, याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश घोषित किया गया था? हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ाई है और हमने ये भी बताया कब कब ऐसा हुआ है। योजना अवकाश कब है? तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, 61 से 66 वाले में सही हो गया सी। योजना अवकाश कब कब रहा है? 66, 67, 67, 68, 68, 69। क्यों? चीन भारत का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, इसलिए। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ था। निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उनके भारांक के घटते क्रम के अनुसार सही क्रम चुनना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में ये क्या होता है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए। इसमें अगर देखेंगे यह एक संकेतक होता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। इसे सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत उद्योग समूहों को विकास दर को मापता है। व्यापक क्षेत्र मतलब खनन, विनिर्माण, विद्युत। उपयोग आधारित क्षेत्र क्या है? बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। IIP के लिए आधार वर्ष 11-12 है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 8 कोर सेक्टर हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का भार होता है 40 पॉइंट मतलब 40.27%। कौन कौन है 8 प्रमुख क्षेत्र? रिफाइनरी उत्पाद है, याद रखना, रिफाइनरी उत्पाद है, विद्युत है, रिफाइनरी सबसे ज़्यादा है, विद्युत को दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इस्पात है, चौथे नंबर पर कोयला है, पांचवें पर कच्चा तेल है, छठे पर प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है सातवें पर, आठवें पर आपका उर्वरक है। ठीक है, इस हिसाब से है। तो रिफाइनरी उद्योग पहले पर, दूसरे पर विद्युत, तीसरे पर इस्पात, चौथे पर कोयला है, पांचवें पर कच्चा तेल है। ठीक है, तो हाँ, पांचवें पर कच्चा तेल, छठे पर प्राकृतिक गैस, सातवें पर सीमेंट और उर्वरक है, आठवें पर। तो इसमें सीमेंट लास्ट में कहीं नहीं दिख रहा है, सीधी सी बात है। सॉरी, उर्वरक तो है लास्ट में ही, पहले में। सीमेंट सातवें पर भी है, प्राकृतिक गैस छठे पर है, लेकिन कच्चा तेल और कोयला का नंबर बदल गया है। कोयला पहले, कच्चा तेल बाद में आएगा। तो ये हो जाता तो यही ए वाला सही होता, लेकिन कोई नहीं सही, इसलिए सही उत्तर ई हो जाएगा। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमी पुस्तक M विश्वेश्वरैया। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, जिसका सही उत्तर हो गया M विश्वेश्वरैया, 1934 में लिखी थी। योजना प्रस्ताव की व्यापक रूपरेखा को रेखांकित किया उन्होंने।
ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन बॉम्बे प्लान में शामिल था? बॉम्बे प्लान भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना है। इसका लोकप्रिय शीर्षक था बॉम्बे प्लान, जिसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। 8 पूंजीपति इसमें शामिल थे। कौन कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, JRD टाटा थे, आपको याद रखना है, GD बिरला, लाला श्रीराम भी हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हैं, AD श्राफ भी हैं, अरदेशी दलाल भी हैं, वो JRD टाटा हैं, GD बिरला हैं, कस्तूरभाई लाल भाई भी हैं और जॉन मथाई, ये सब लोग इसमें थे। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीपल्स प्लान तैयार किया गया था, किसके द्वारा पीपल्स प्लान तैयार हुआ था? पीपल्स प्लान या फिर बोलेंगे जन योजना, इसको तैयार किया था MN रॉय ने, याद रखना। 1945 में भारतीय व्यापार संघ की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष नेता थे MN रॉय ने तैयार किया था। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी, लोगों को जीवन की मूलभूत जरूरतें प्रदान करने की आवश्यकता पर का समर्थन करती थी। इसमें कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों को समान रूप से उजागर किया गया, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में स्टैगफ्लेशन शब्द इंगित करता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है भाई, पढ़ाए हैं। स्टैगफ्लेशन होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति हो जाए जब पारंपरिक धारणा के विपरीत मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ही उच्च स्तर पर हो। मुद्रास्फीति भी हो और बेरोजगारी भी हो, ठीक है, सही उत्तर हो गया बी। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स संबंधित है किससे? ये संबंधित है विश्व व्यापार संगठन से। इनके बारे में पूछा जाता है। मतलब अगर ग्रीन बॉक्स की बात करेंगे, कृषि सब्सिडी की पहचान के लिए ये ग्रीन, ब्लू, एम्बर ये बॉक्स जारी होते हैं। किसी के लिए? कृषि सब्सिडी के लिए। ग्रीन बॉक्स होता मतलब अनुमति है, एम्बर बॉक्स मतलब धीमा करना है या कम करना है, लाल बॉक्स क्या है? निषिद्ध कर देना है। ये होता है इनका मतलब भी, याद रखना। 23-24 के लिए बिहार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति कितनी है? यह है 2,12,326.97 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है 23-24 का बजट व्यय 22-23 के बजट व्यय से कितना अधिक है? यह है 24,194.21 करोड़ रुपया। बिहार की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? मई और दिसंबर 22 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को बढ़ाकर कितना किया है? ये किया है 6.25%, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, सही कथन बताना है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र से, आवासन क्षेत्र से, वस्त्र क्षेत्र से। तो इसमें तीनों होंगे, तीनों ही शामिल होंगे ना। कृषि होगा, संबद्ध क्षेत्र, आवासन होगा, वस्त्र होगा, ये सब, दवा होगा, ये सबसे ही उत्पन्न होता है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, दवा भी इसमें शामिल है, आपको ये भी याद रखना, ठीक है। कृषि, संबद्ध क्षेत्र, आवासन, वस्त्र तो है ही है, दवा भी याद रखना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुमान के अनुसार 2005-06 और 19-21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 41 करोड़ लोग बाहर आए हैं गरीबी से, ठीक है, याद रखना। 2030 तक गरीबी को कम करने के लिए, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑन ट्रैक प्रोग्रेस के निरूपण संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06, 19-21 में इतने करोड़ मतलब 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अगला प्रश्न है, 2021 और 22 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए भारत की शहरी बेरोजगारी दर कितनी है?
तो बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है या कम हुई है या फिर निरंतर स्थिर ही चल रही है? तो भैया कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई है। 9.8% थी, इस समय 7.2% हो गई है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और बिहार के बीच पहली किसान रेल सेवा कहाँ से चली थी? दानापुर, इसका सही उत्तर होना चाहिए, है ना, देवलाली दानापुर। ये तो पढ़े भी होंगे आप लोग, अच्छे से पता होगा। किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में रवाना हुई थी 7 अगस्त 2021 को। आपको पता होना चाहिए तारीख भी। ठीक है, चलिए एक चीज़ और याद रखना, मांग पैटर्न और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रेलवे ने 31 जनवरी 2023 तक 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की हैं। 31 जनवरी 2023 तक का आंकड़ा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 22 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो ये था सकल घरेलू उत्पाद का 6.7%। 2023 में कितना पहुंचने को रखा गया है? 6.4%। 2023 वाले में याद रखना 6.4%। अगला प्रश्न है, स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई थी। स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई थी, ये हुई थी 3.75% की दर से। ठीक है, भारत भारत जिसकी गणना होती भारत ये आपका भारत अस्थिरता एक सूचकांक है जिसकी गणना होती है। ये क्या है? इसकी गणना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा की जाती है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाती है। ठीक है, अब निकट अवधि में अस्थिरता उतार चढ़ाव के लिए बाजार के प्रत्याशा को मापने के लिए होती है। पहली बार 2003 में पेश हुआ था। हालांकि अस्थिर सूचकांक की मूल अवधारणा 93 से चली आ रही है, जब इसे शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार फार्मा उत्पादों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फार्मा उत्पादों में भारत का स्थान है तीसरा। ध्यान रखना, विश्व में भारत तीसरे स्थान पे है। और मूल्य उत्पादन के मामले में, उत्पादन की मात्रा के मामले में तीसरे स्थान पे है, लेकिन मूल्य के मामले में 14वें स्थान पे है। दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज और याद कर लेना, फार्मा क्षेत्र में जो एफडीआई आई सितंबर 22 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में ऑटोमोबाइल बाजार के तहत भारत सबसे बड़ा विनिर्माण करता था। दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, यात्री गाड़ी, किसका था? तो देखिए, भारत दोपहिया वाहन और तिपहिया वाहन का सबसे बड़ा निर्माता भी है, और यात्री गाड़ियों का विश्व में चौथा सबसे बड़ा निर्माता है। ठीक है, दोपहिया तिपहिया का सबसे बड़ा निर्माता है भारत, और यात्री गाड़ी में चौथा सबसे बड़ा है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया 2.0 के तहत फोकस किया जा रहा है। कहां पर फोकस हो रहा है? इसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्रों पर इसका फोकस हो रहा है। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना भाई। कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा, 15 विनिर्माण है, 12 सेवा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, मार्च 2022 तक भारत की उपयोगिताओं और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित बिजली क्षमता थी, कितनी थी? ये थी 482.2 गीगावाट थी। ठीक है, याद। आगे देखें, अगला प्रश्न है,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल ईयर 19-22 के बीच एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित लेन देन में मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में वृद्धि हुई। दूसरा है, केरल, पंजाब, तमिलनाडु में टेली घनत्व 100% से अधिक है। तीसरा है, प्रसार भारती 23 भाषाओं में प्रसारण करता है। तो कौन कौन है इसमें शामिल होगा? पहला वाला तो सही है, 19 से 22 के बीच में एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित लेन देन में मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में वृद्धि हुई है। दूसरा भी सही है, केरल, पंजाब और तमिलनाडु, साथ में कर्नाटक भी है। याद रखना, यहां पर टेली घनत्व 100% से अधिक है। 8 लाइसेंस सेवा क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब इसमें टेली डेंसिटी, टेली घनत्व 100% से अधिक है। प्रसार भारती 23 भाषाओं 179 बोलियों में प्रसारण होता है और 479 स्टेशनों से होता है। कुल क्षेत्रफल के 92%, कुल आबादी का 99.1% तक पहुंचता है ये। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। तो जब तीनों के तीनों सही हैं तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, एक से अधिक सही। इसी प्रकार से ये टेस्ट हो गया समाप्त। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों वीडियो एक साथ करते तो 2.5-3 घंटा चला जाए, बहुत लंबा टाइम जाता। और पूरी व्याख्या भी चाहिए थी, क्योंकि पूरी व्याख्या से आपको और भी प्रश्न मिल जाते हैं, क्योंकि बजट वाला मामला, इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण वाला मामला है, तो ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा था। तो इसलिए पूरी व्याख्या देखना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।